तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। एक साइड में डिस्कस कर रहा हूं, दूसरा ठीक क्या होगा, उल्टा होगा। तो दो केस हमने डिस्कस किया, एवरीथिंग हैज टू साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दो चीजें हैं, पहला, अगर रुपी इज गेटिंग वीकर तो डेफिनेटली इंपोर्ट विल बी कॉस्टली। लेकिन इंपोर्ट के कॉस्टली होने से क्या इंडिया का इंपोर्ट कम हो जाएगा? नहीं। समझ में आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो इंपोर्ट के लिए बैड है और इट इज गोइंग टू हर्ट द इकोनॉमी वेरी बैडली। सेकंड है आपका गोइंग अब्रॉड, ये क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा फॉर एनी रीजन। अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो, चाहे मेडिकल पर्पज से, आप कहोगे एजुकेशन पर्पज से, बिजनेस पर्पज से, घूमने के पर्पज से, तो यू नीड डॉलर। तो डॉलर जब आप खरीदेंगे आरबीआई से, तो फॉर एवरी $1 यू विल हैव टू पे मोर इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी। तो गोइंग अब्रॉड विल बी कॉस्टली। गुड और बैड? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं? जो लोग कभी नहीं गए, मेरे जैसे लोग, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ, ठीक है अपने देश में रहो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है विदेश तो जाना ही पड़ेगा। अब आ जाइए थर्ड, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एग्जाम्पल खुद बनाना है, खुद छोटा छोटा एग्जाम्पल बना के चीजों को समझना है। अपनी भाषा में जब समझोगे ना, कहते हैं देसी तरीका, तो वो परमानेंट होगा, कभी नहीं भूलोगे। और वही अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम आता है। एग्जामिनेशन हॉल में वही सारा काम आता है, कैसे आप चीजों को समझते हो। तो $1 कल 70 का था, आज कितने का हो गया, 80 का हो गया। रुपए बिकम वीकर। ये 70-80 हमने इसलिए लिया है टू मेक द कैलकुलेशन इजी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के लिए क्या है, अच्छा या बुरा? आराम से सोचो, सोचने में पैसा नहीं लगता है, और आपकी सोच जब तक नहीं बढ़ेगी ना, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे। दो व्यक्ति एक ही साइज का है, एक ही वर्दी में है, एक कांस्टेबल है और एक आईपीएस है, तो अंतर दोनों में कहां से क्रिएट हुआ? यहां से। इसी को आपको डेवलप करना है, और ये होता है क्लासरूम में, ये काम होता है टीचर का। टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स के लेवल को क्या करना, रेस करना, ना कि खड़ा होकर क्या करना, नोट्स बनवाना, ठीक है। बुरा लग रहा होगा लेकिन हकीकत ही है। एनीवे, ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए अच्छा या बुरा? काफी कम आंसर आया, ठीक है। इट्स अ गुड फॉर एक्सपोर्ट और बैड फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। इट्स अ गुड फॉर एक्सपोर्ट। अब इस चीज को मैं दो तरीके से समझाता हूं, ठीक है। अब जैसे देखो, एक, ठीक है, डॉलर कल कितने का था? $1 कल 70 रुपीज का, और आज $1 कितने का हो गया, 80 रुपीज का। रुपए बिकम वीकर। अब मान लो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, एक पानी का बोतल ले लो, एक पानी का जो बोतल है 10 रुपए का है, अब तो मिलता नहीं लेकिन मान लो, तो 10 रुपए का एक बोतल है। तो कल $1 से कितना बोतल खरीद सकता था? 7। और आज $1 से 8। इसका क्या मतलब हुआ, जो खरीदार है, जो इंपोर्टिंग कंट्री है, उनके लिए भारतीय वस्तुएं क्या हो गई, सस्ती या महंगी? अरे आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करो ना। कल $1 से, ये आप मान लो अमेरिकन हो, कल $1 से आप 7 बोतल खरीदते थे, आज 8 खरीदोगे, इसका क्या मतलब हुआ? आपके लिए भारतीय वस्तु क्या हो गई, सस्ती हो गई, ठीक है। तो भारतीय वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो भारत का निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा। अगर और मैथमेटिकली जाना चाहते हो तो ऐसे देखो, कल एक बोतल को खरीदने के लिए, ऐसे कह लो, कल $1 में कितना बोतल आता था, 7। आज $1 कितने का है, 80 का है। तो अगर आज भी अगर आप 7 बोतल खरीदते हैं, तो आपको $1 पे करना पड़ेगा, या $1 से कम या ज्यादा? $1 से कम। इसका मतलब क्या हुआ, सस्ती हो गई। तो जितना ही रुपया कमजोर होगा, भारतीय वस्तुएं क्या होगी, उतनी ही सस्ती होंगी। तो भारतीय वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, तो भारत का निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा। ये समझ में आ गया? एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका देखो, अलग तरीके से। मान लो आप एक एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, तो कल आपने $1000 का एक्सपोर्ट किया, तो $1000 कमाया, तो डॉलर अपने पास तो नहीं रखोगे, कहां जमा करोगे, आरबीआई, ठीक है, बैंक उनका है। तो आरबीआई आपको क्या देगी, रुपये देगी। तो कल $1000 का आरबीआई ने आपको कितना दिया, 70 के हिसाब से। तो कल आरबीआई ने आपको $1000 का 70 के हिसाब से कितना दिया, तो ये आपका दिया कितना, 70,000 रुपया। आज भी आपका एक्सपोर्ट $1000 ही है, इतना ही आपका एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट आपका नहीं बढ़ा है, लेकिन रुपी हैज बिकम वीकर। तो अगर आज अगर आप आरबीआई में डिपॉजिट करोगे, तो आरबीआई किस रेट पे देगा,
80। तो आज आपको कितना मिलेगा? 80,000। तो आरबीआई से आपको कितना रुपया ज्यादा मिला? 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया आपकी कमाई बढ़ गई रुपए में, ना कि डॉलर में। आपकी कमाई बढ़ गई, 10,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला। क्या इसका यह मतलब हुआ कि आपने ज्यादा एक्सपोर्ट किया? नहीं, एक्सपोर्ट उतना ही है, लेकिन रुपए के कमजोर होने से आपको आरबीआई क्या दे रही है? ज्यादा दे रही है। तो ये 10,000 रुपया आपके लिए क्या है? एक तरह का लॉटरी लग गया, एक तरह का गेन हुआ, बोनस समझो इसे को। तो ये 10,000 रुपया आपकी कमाई बढ़ गई। तो ये मान के चलो आप एक्सपोर्टर हैं, तो आपको ये क्या करेगा? इनकरेज करेगा, क्योंकि कमाई बढ़ गई। अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को और क्या करोगे? कम कर दोगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तु क्या हो जाएंगी? और सस्ती हो जाएंगी। तो आपकी वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है, ठीक है, भारत का निर्यात क्या होगा? बढ़ेगा। तो रुपए के कमजोर होने से इट्स गुड फॉर एक्सपोर्ट और बैड फॉर एक्सपोर्ट। गुड फॉर एक्सपोर्ट, रुपया जितना ही कमजोर होगा, इंडियन गुड्स आर गोइंग टू बिकम उतना ही चीपर होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? किसी को डाउट है या नहीं? अब जरा आ जाइए न्यूज़पेपर, खास करके हिंदी के न्यूज़पेपर का हेडलाइन मुझे बहुत पसंद है। अब जिन लोगों को इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, तो हेडलाइन देखो, पहला हेडलाइन क्या आया? रुपया कमजोर। एक आम आदमी, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक्स नहीं पता है, पढ़ के कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा कि हमारी करेंसी क्या हो गई? कमजोर हो गई। लेकिन बगल वाले कॉलम में आपको मिलेगा निर्यातक खुश। बड़ा अजीब सा लगता है कि एक तो हमारी करेंसी जो है कमजोर हो गई, ये लोग ऊपर से क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? समझ में आ गया क्यों खुश हो रहे हैं? उनकी कमाई क्या हो गई? बढ़ गई। ये भी आपके समझ में आ गया। अगले दिन हेडलाइन चेंज हुआ, रुपया मजबूत। तो हम भारतीयों को पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि हमारी करेंसी क्या हो गई? मजबूत हो गई। बगल वाले कॉलम में क्या मिलेगा? निर्यातक निराश। एक तो हमारी करेंसी मजबूत हो रही है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। ठीक है, ये क्यों दुखी हो रहे हैं? तो दुखी होने का कारण समझ में आ गया। ठीक है, क्या है कारण? इनकी कमाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये सब चीजें अब समझ में आ जाएगा। यानी जब आप पेपर पढ़ोगे, क्यों ये सब चीज बहुत जरूरी है कि जैसे अभी मान लो हेडलाइन आज पेपर का आया, तो लिखा हुआ है रुपया 20% कमजोर हो गया। तो उसके कारण क्या क्या असर होगा इंडिया पे, कहाँ कहाँ असर होगा? क्या पढ़ने की जरूरत है? नहीं, खुद ब खुद क्या होगा? समझ में आ जाएगा। और हमेशा, चूंकि हमें इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में इंडिया का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, तो इंडिया में कहां कहां असर पड़ेगा ये भी समझ में आ गया आपको, और कहां कहां काम करने की जरूरत है ये भी समझ में आ गया। हमें अभी 3 जगह काम करने की जरूरत है। सबसे पहले कौन सा? ठीक है, जो दोनों एनर्जी का, क्रूड ऑयल और कोल का, ये आपको काम करेंगे साइंस वाले सर। ठीक है, और गोल्ड पे तो थोड़ा बहुत योगदान आपका भी है। और ये मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ठीक है, दूसरे से हम कुछ उम्मीद करें उससे पहले हम देखें कि मेरा कितना योगदान है। मेरा कितना योगदान है। अगर भारत के गृहिणियों के पास जितना गोल्ड है, अगर सबको बैंक में डाल दिया जाए, तो भारत का जो गोल्ड रिजर्व पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका नंबर 1 है, अमेरिका का रिजर्व हमसे कहीं भी बहुत पीछे रह जाएगा फिर। तो खैर अच्छी बात है। तो ये तीसरा था एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, आप देख सकते हैं हर एक चीज का क्या है, दोनों साइड है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब चौथा मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, अब आप लोग बिल्कुल जवाब दोगे। भारत के टूरिज्म पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा या बुरा ये बताओ। अच्छा पड़ेगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा ये भी बता सकते हो? क्योंकि भारत घूमना अब क्या हो गया? सस्ता हो गया। तो इट विल ब्रिंग मोर एंड मोर टूरिस्ट। तो ये टूरिज्म को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। भारत में अधिक से अधिक टूरिस्ट आएंगे। गुड। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आपकी तरफ से आंसर भी आएगा और एक्सप्लेनेशन भी आएगा। ये छोटे छोटे उदाहरण के एग्जांपल है। अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का एक बड़ा कारण है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो पूरी दुनिया में आप कहीं भी चल जाएं, कुछ मिले या ना मिले, भारतीय आपको जरूर मिल जाएंगे। तो भारतीय वहां पे हैं, वो वहां पे काम करते हैं, वहां पे वो कमाते हैं। तो क्या वो अपने कमाई का एक हिस्सा जो है भारत भेज सकते हैं? बिल्कुल। तो देखो तरीका क्या होता है। जब एनआरआई, क्योंकि हमसे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको पहले क्या करना होगा? एक अकाउंट खोलना होगा आरबीआई में। आरबीआई में हम और आप अकाउंट नहीं खोल सकते। ये कौन खोलेगा? एनआरआई, क्योंकि वो लोग बड़े वैल्यूबल लोग हैं। और नाम है अकाउंट का
एनआरआई डिपॉजिट अकाउंट। अब जैसे मान लो आपके जो फादर हैं न्यूयॉर्क में काम करते हैं, तो घर के खर्चे के लिए पैसे भेजेंगे नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। तो उन्होंने, उनका जो बैंक है न्यूयॉर्क में, उसका नाम है सिटी बैंक। सिटी बैंक। और देखिए सिटी बैंक को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और इमीडिएटली सिटी बैंक ने क्या किया, $1000 उनके आरबीआई के एनआरआई डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आरबीआई का पैसा आ गया। तो आरबीआई ने रिसीव किया डॉलर, उसका रिजर्व क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन जब आरबीआई ने रिसीव किया डॉलर, तो $1 70 का था। तो आपके फादर का अकाउंट जो क्रेडिट होगा, अब चूंकि डेबिट क्रेडिट आप सबको पता होगा, ठीक है, क्योंकि जब से वो बैंक से मैसेज आता है ना, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है, अच्छा या बुरा, अच्छा, डेबिटेड, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट जो है बैंकों ने सिखा दिया आपको। तो आपके फादर का अकाउंट जो है क्रेडिट होगा 70,000 से, यानी जमा 70,000। अब आपके फादर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आरबीआई ने क्या किया, वो 70,000 इमीडिएटली आपका जो बैंक अकाउंट है नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक, उसमें आपका अकाउंट है, उसमें उसने ट्रांसफर कर दिया और यहाँ से आप निकाले। तो इस पूरे प्रोसेस में मुश्किल से 2 घंटा लगता है। आप ये मत सोचना कि वो वहां से डॉलर चलेगा 18 घंटा का फ्लाइट लेके, नहीं, वो सारा क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में। तो 2 घंटा लगता है। टेक्नोलॉजी जब चेंज होगा तो 2 घंटा भी अब कम हो जाएगा, मुझे लगता है। तो इस केस में भारत को क्या फायदा है, एनआरआई जो रेमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या हुआ, बढ़ गया। तो एनआरआई जो है ना, दे ऑलवेज कम टू द रेस्क्यू ऑफ द कंट्री, क्योंकि भारत इसमें नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है। 2019, उसके बाद तो लॉकडाउन आ गया। 2019 में भारत सरकार को एनआरआई से जो प्राप्त हुआ, दैट इज $79 बिलियन, $79 बिलियन, यानी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। सेकेंड नंबर पे चाइना, $64 बिलियन। पहले हम दोनों करीब बराबर होते थे। तो एनआरआई का जो महत्व है देश के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी इनको रिकॉग्नाइज किया है, इनको सम्मान दिया है। और भारत में हर एक साल देखोगे एनआरआई दिवस मनाया जाता है। जयपुर में हुआ था 3 साल पहले, नहीं पता है। तो पूरे दुनिया से लोग आते हैं, बड़े वैल्यूबल लोग हैं, और उनसे मिलने भारत के जितने वीआईपी है सब लोग आते हैं। आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप भारत के लिए काम करें। काम करें मतलब अधिक से अधिक पैसा भेजें, सिंपल सी बात है। आप देखोगे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वे देखे हैं गुजराती, तो कभी भी जब इंडिया के बाहर जाते हैं, तो खास करके अब गल्फ में क्या है, करीब 60-70 लाख भारतीय। लेकिन गल्फ में जो भारतीय है ना, वो मेनली लेबर कैटेगरी में, वो ही भेजते हैं। लेकिन देखोगे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे भारतीय काफी अच्छी पोजीशन है। वहां का जो प्रति व्यक्ति आय भारतीयों का है ना, वो अमेरिकन से एवरेज ज्यादा है, आप सोच सकते हो। तो वहां से कमाई का स्कोप क्या है, ज्यादा है। तो जरूर देखोगे जिन जिन देश में भारतीय हैं और अच्छा कमा रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनको एड्रेस करते हैं, देखा होगा। और वो अधिक से अधिक पैसा भेजें, तो इसलिए उनको टैक्स में क्या दिया जाए, छूट दिया जाए, और ये भी होता है। यानी बहुत से इनकम ऐसे हैं जिसपे हमें आपको टैक्स देना है, लेकिन उनको टैक्स नहीं देना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो एनआरआई हमारा बहुत बड़ा स्रोत है। अब लॉकडाउन में क्या हुआ, पूरी दुनिया की इकोनॉमी चौपट हो गई, सारी इकोनॉमी बंद थी, तो एनआरआई से रेमिटेंसेस भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे ना। ये पिछले 2-2.5 साल का जो आंकड़ा है, ये क्या कहोगे, रेगुलर आंकड़ा तो है नहीं, ये एक तरह का अलग सिचुएशन का है। फिर से पूरी दुनिया क्या कहोगे, प्रभावित हो रही है। आप जरा देखो अमेरिकन इकोनॉमी पे अगर फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो भारत पे फर्क पड़ेगा। अभी चर्चा है कि पूरे दुनिया में मंदी आने वाला है, एक से भारत, लेकिन भारत उससे बच नहीं सकता है। कारण अमेरिका में मंदी आ गया, तो अमेरिका से जो लोग हैं वो जो रेमिट करते थे भारत में, उस पर फर्क पड़ेगा, क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, ग्लोबल वर्ल्ड में, दुनिया में जो चेंजेज हो रहे हैं, आप उससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते हैं। ये पॉइंट भी समझ में आ रहा है। अब आ जाइए, रुपया कमजोर हो गया, $1 70 का कल था, आज $1 का 80 रुपया हो गया। अब आप मुझे बताइए इस केस में एनआरआई ज्यादा भेजेंगे या कम भेजेंगे, सोच करके जवाब दो। रुपया कमजोर हो गया, तो एनआरआई कम भेजेंगे कि ज्यादा भेजेंगे, तो हाँ, नहीं नहीं, ज्यादा भेजेंगे, कम भेजेंगे, उतना ही नहीं भेजेंगे, ज्यादा भेजेंगे। तो यहाँ पे दोनों आंसर आता है।
कुछ लोग कहते हैं ज्यादा भेजेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि कम भेजेंगे। अब कम वाले लोग को पहले एक्सप्लेन करता हूँ, जो अपने बारे में सोच रहे हैं ना, ठीक है, उनका पल में। जब आप अपने बारे में सोच रहे हो तो देखो आप कैसे सोचते हो। कल आपके पिताजी ने कितना डॉलर भेजा? $1000। तो 70 के हिसाब से कल आपको कोटक महिंद्रा ने कितना दिया? 70,000। तो आप सोच रहे होगे कि ये जो रुपया कमजोर हो गया, ये तो आपको पिताजी को पता होगा, तो वो क्या करेंगे कि आज सिर्फ $200 भेजेंगे। फिर भी आपको कल के तुलना में ज्यादा मिलेगा ना? कितना मिलेगा? 72,000? नहीं, अरे आपके फादर भी तो मुनाफा करते होंगे ना, उनको पता होगा रुपया कमजोर हो गया, ठीक है, ज्यादा पैसा देंगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो 1000 के बदले कितना भेजेंगे? 900 रुपया, फिर भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह से जो लोग सोच रहे हैं ना, उनका कहना सही है, तब भेजेंगे। लेकिन अभी आपकी इकोनॉमी तो नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। तो होता क्या है कि जब रुपी बिकम्स वीकर, तो कहा जाता है एनआरआई के लिए भारत पैसा भेजने का एक सबसे बेहतर समय है, खास करके उन लोगों के लिए जो भारत में बड़ा निवेश करना चाहते हैं। अब जैसे मान लो आपके पेरेंट्स बाहर में हैं और जयपुर के आप रहने वाले हो। अब कल 70 आज 80, तो रुपये कमजोर हो गया। तो जयपुर में मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, हो सकता है जमीन खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, तो क्या ये सही समय है? बिल्कुल। कल अगर उन्होंने $1,00,000 भेजा तो आपको कितना मिला? 70 लाख रुपया। आज अगर वो क्या कहा जाए $1,00,000 भेजेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 80 लाख रुपया। 10 लाख ज्यादा मिलेगा। तो जो बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहता है एनआरआई, क्या उसके लिए सही समय है? बिल्कुल है। तो अचानक से देखोगे एनआरआई से जो ट्रांसफर होता है बहुत बढ़ जाता है। ये बात है 2013, महीना था मई, करीब 15 दिन के भीतर रुपया कमजोर हुआ और $1 जो 55 रुपये का था वो तकरीबन 70 पहुंच गया। 70 एग्जैक्ट कभी नहीं हुआ, लास्ट जो रेट था वो था 68.60। तो 70 मान लो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो एक महीने के भीतर 55 से रुपये कहां पहुंच गया? 70। रुपी बिकेम टू वीक, बहुत ज्यादा वीक हो गया। तो उस दौरान हमने देखा कि जो एनआरआई जहां भी काम कर रहे थे वहां के बैंकों से लोन लेकर के इंडिया भेज रहे थे। कारण समझ में आ गया? क्यों? क्या ये सही समय है? यहाँ पे क्या होगा, आपको अधिक से अधिक पैसा मिलेगा। तो जब रुपी बिकम्स वीक, एनआरआई रेमिटेंसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। गुड और बैड? गुड, बिल्कुल याद रहेगा। इस तरह से पढ़ोगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।